हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के एक नए सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन है सेक्शन 14A और ये सेक्शन ओरिजिनली इस एक्ट में नहीं था। तो जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में 2018 में जो अमेंडमेंट आए थे, उस अमेंडमेंट में इस नए सेक्शन को ऐड किया गया था और सेक्शन है 14A। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 14 को डिस्कस किया था, उसके सब सेक्शन को डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन 14A और उसके सब सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगा और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। आप में से जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुडिशरी का कोर्स लेना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट आप में से जो चाहते हैं कि वो मुझसे लाइव जुडिशरी की क्लासेस लें, तो आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा जुडिशरी का लिमिटेशन का कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कोर्स में आप मुझसे लाइव डाउट पूछ सकते हैं, लाइव ये एक्ट पढ़ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे एंड द कोड इज SAVY10, तो जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ मिलेगा। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं, जो मेरा कोड है, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लासेस को देखने के लिए भी। तो अगर आप मेरी कोई भी फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस कोड को यूज़ कीजिए और मेरी सारी फ्री लाइव क्लासेस को एक्टिवेट कर लीजिए। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो करेंगे और मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे क्लिक करके मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे मेरी लाइव क्लासेस हो रही हैं जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे भी मेरी जुडिशरी की लाइव डेली क्लासेस होती हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं। ऑल राइट, यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा जुडिशरी एग्जाम 360 को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए @जुडिशरी एग्जाम 360 को। और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी सारी आने वाली क्लासेस का प्रॉपर स्केड्यूल जो है वो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस का लिंक भी शेयर करता रहता हूँ। तो जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, आइदर वो अनअकैडमी ऐप के ऊपर चल रही हैं या वो यूट्यूब के ऊपर चल रही हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस टेलीग्राम चैनल पे। तो डू फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, जुडिशरी एग्जाम 360। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अब टाइम जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ जुलाई से अनअकैडमी का जो प्राइस हाइक हो रहा है, ठीक है, जिसमें 9% प्राइस बढ़ जाएगा, तो उससे पहले आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ। ऑल राइट, तो अब बात करें हमारे टॉपिक के बारे में। तो अब हमारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं और टॉपिक हमारा है सेक्शन 14A। ऑल राइट, तो देखो, मैंने आपको अभी अभी ये बताया था कि ये जो सेक्शन 14A है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्ट नहीं था। इसको बाद में इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, मैं मेंशन कर देता हूं दैट सेक्शन 14A इज इनकॉर्पोरेटेड। सेक्शन 14A is incorporated by the specific relief amendment act 2018। इज इट क्लियर? इससे इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, और ये सेक्शन जो है ये किसके बारे में है? ये जो सेक्शन है बेसिकली ये सेक्शन बात करता है एक्सपर्ट्स के बारे में। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ कोर्ट की पावर के बारे में बताया गया है, दैट पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। कोर्ट यहाँ पे किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए फर्स्ट सेक्शन कौन सा देखेंगे, सेक्शन 14A का। यहाँ पे हम ये देखेंगे सब सेक्शन 1।
और इस सब सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर कोर्ट को ये नेसेसरी लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जिसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ डिमांड की गई है और वहां पे एक्सपर्ट को अपॉइंट करना जरूरी है, एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है, तो वहां पे कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन जहां पे रिक्वायर्ड होता है तो कोर्ट अब यहां पे एंगेज कर लेगा, कोर्ट यहां पे एंगेज करेगा। किसको एंगेज कर लेगा? वन और मोर एक्सपर्ट। तो किसी भी तरीके के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है। अब एक्सपर्ट कौन होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं कि ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट कौन होगा। हो सकता है कि कई बार वैल्यूएशन करवानी हो तो कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए हो जो प्रॉपर उसका वैल्यूएशन कर सके। हो सकता है कई बार गुड्स इन्वॉल्व हों, जो ट्रांजेक्शन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था पार्टीज के बीच में, वो किसी स्पेसिफिक गुड्स को लेकर था, तो ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास उसकी नॉलेज हो। तो जिसके पास, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि किसके पास नॉलेज होती है। तो एक एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई पुरानी चीज जो है वो ऑफर कर रही है, कोई एंटिक चीज है, और उसके बाद में एक पार्टी ने क्या किया, जिसने गुड्स बेचने का पहले प्रॉमिस किया था, उसने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर दिया। आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उस सिचुएशन में अब यहां पे वैल्यू भी तो पता करनी होती है कि उसकी रियल में वैल्यू कितनी है। अब ये हमेशा कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो कोर्ट किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसको उस एंटिक चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। वैसे नॉर्मली जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स में हम इंजीनियर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, वैल्यूएशन एजेंट्स जो होते हैं हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो कोर्ट यहां पे एंगेज करेगा एक्सपर्ट को और उसका ओपिनियन लेगा। ठीक है, वन और मोर एक्सपर्ट, और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि वो कोर्ट को असिस्ट करे एंड ओपिनियन दे। तो दिस एक्सपर्ट इज गोइंग टू असिस्ट, ठीक है, असिस्ट द कोर्ट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू, जो भी स्पेसिफिक इशू होगा इन्वॉल्व इन द सूट, एंड कोर्ट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स को क्या कर सकता है? एंगेज कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सपर्ट कौन होगा, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सूट, किस बारे में वो सूट था, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया आता है कि एक्सपर्ट कौन होगा, कौन सी फील्ड से आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए सेक्शन 14A का सबसेक्शन 2। अब इस सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन टू एनी पर्सन। ये किसके बारे में है? नाउ दिस इज अबाउट डायरेक्शन टू एनी पर्सन। यहाँ पे अब एक्सपर्ट से हमें काम लेना है, एक्सपर्ट को कोर्ट की हेल्प करनी है, तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्शन देगा दोनों में से जो भी पार्टी इन्वॉल्व होगी, जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो कोर्ट को उस पर्टिकुलर सूट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगेगा उसको कोर्ट की डायरेक्शन देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड लिखा एनी पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, राइट, उसको कोर्ट ने फिर क्या दिया? कोर्ट की तरफ से उनको दिया जाएगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन दे के ये कहा जाएगा कि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए एक्सपर्ट्स को। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड करे, हो सकता है ये भी कहा जाए कि एक्सपर्ट को गुड्स एग्जामिन करने हैं, गुड्स जो हैं वो एक्सपर्ट को एग्जामिन करने हैं, तो आप एक्सपर्ट को क्या दीजिए? आप एक्सपर्ट को गुड्स दीजिए। देने से मतलब है एग्जामिन करने के पर्पज से आप उनको गुड्स जो है एक्सपर्ट को दीजिए, ताकि एक्सपर्ट जो है वो उसको एग्जामिन कर सके। तो जो भी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां आ गया हमारा अगला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 14A सबसेक्शन 3। और इस सबसेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि जो भी ओपिनियन होगा, जो भी
ओपिनियन देगा कौन, राइट? ओपिनियन बोल दीजिए या बोल दीजिए रिपोर्ट। जो एक्सपर्ट देगा कोर्ट के कहने पर, ये पार्टीज के कहने पे रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये कोर्ट के कहने पे रिपोर्ट दे रहा है। तो इस रिपोर्ट के लिए कहा जाता है कि ये जो रिपोर्ट होगी ये रिकॉर्ड ऑफ द सूट में काउंट की जाएगी। तो दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, रिकॉर्ड ऑफ द, इज इट क्लियर? दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। ठीक है, सेक्शंस को अच्छे से देखिए, और ये 3 सेक्शंस हमने अब तक डिस्कस किए हैं। 3 सेक्शंस अब तक डिस्कस किए हैं। पहला सेक्शन कौन सा देखा कि कोर्ट एंगेज करेगा वन और मोर एक्सपर्ट्स को जिनका काम किया होगा कोर्ट को असिस्ट करना। दूसरा पॉइंट देखिए, डायरेक्शन टू एनी पर्सन। एनी पर्सन से मतलब कोई भी पर्सन जो सूट में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको कोर्ट की साइड से डायरेक्शन दिया जाएगा कि वो किसकी हेल्प करे, एक्सपर्ट की हेल्प करे। एक्सपर्ट को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, गुड्स चाहिए, वो सब क्या करे, सप्लाई करे एक्सपर्ट को, ताकि एक्सपर्ट जो अपना ओपिनियन है वो कोर्ट के सामने सही ओपिनियन रख सके। और जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, सेक्शन 14 सब 14A सब सेक्शन 3 जिसमें ये लिखा हुआ है दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। इज दैट क्लियर? तो ये जो अपडेशंस आई हैं, ये जो अपग्रेडेशंस करी हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ये इसी पर्पस के लिए की गई हैं, ताकि स्पेसिफिक रिलीफ के जो केसेस आए, इन केसेस को ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। इसके लिए इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ये प्रोविजन नहीं था, बाद में इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब राइट, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, सेक्शन 14 में ही बता रहा हूँ मैं आपको, सेक्शन 14A के सब सेक्शन 3 में ही मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ, इस पॉइंट को भी देखिए। सेक्शन 14A के सब सेक्शन 3 में ही बता कि कोर्ट जो है यहाँ पे, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी भी है इस सेक्शन में कि कोर्ट एग्जामिन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है उस एक्सपर्ट को पर्सनली। तो वो जो भी एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट को पर्सनली एग्जामिन करेगा। मान लो कोर्ट को उसको क्रॉस एग्जामिन करना है, कोर्ट को उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो कोर्ट उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आपने किस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट दी है, आपकी रिपोर्ट का ग्राउंड क्या था। किसी भी पॉइंट पर अगर कोर्ट को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कोर्ट को लगता है कि इस बात का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तो कोर्ट उसका जस्टिफिकेशन जो है उस एक्सपर्ट से मांग सकता है इन ओपन कोर्ट। यहाँ पे एक और बात कि अगर कोई पार्टी भी है, अगर कोई पार्टी भी है, यानी कि यहाँ एनी पार्टी से मेरा मतलब है एनी पार्टी इन ए सूट, आइदर वो प्लेंटिफ है या वो डिफेंडेंट है, कोई भी पार्टी यहाँ पे हो सकती है, वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से वो भी एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकती है। उनके पास भी ये राइट है कि वो भी एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकती है कि आपने किस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, आपके रिपोर्ट के ग्राउंड्स क्या थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दे दी तो वो मतलब एकदम से फाइनल रिपोर्ट हो गई, वो फाइनल रिपोर्ट हो गई, मतलब उसको भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने का राइट है। कोर्ट उसकी जस्टिफिकेशन मांग सकता है, और अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व है तो वो भी कोर्ट की परमिशन से ऐसा कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये सेक्शन 14A सब सेक्शन 3 का ही पार्ट था, दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये देख लिया आपने? ठीक है, ओके। अब उसके बाद में देखिए अगला सेक्शन, अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 14A का ये सब सेक्शन 4, और इसके साथ ही सेक्शन 14 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। सेक्शन 14 का एक पार्ट तो हमने कल कर ही लिया था, आज 14A कर रहे हैं, और 14A के 4 पार्ट्स हैं। तो ये फोर्थ पार्ट क्या कहता है? ये फोर्थ पार्ट बेसिकली ये बोलता है कि जो भी एक्सपर्ट आपने अपॉइंट किया है, आपने अपॉइंट किया है मेरा मतलब कोर्ट ने अपॉइंट, द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड, तो वो एंटाइटल्ड होगा टू सच फी। तो वो जो काम करेगा उसके लिए जो फीस होगी या जो कॉस्ट होगी और या जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे एज द कोर्ट में फिक्स,
as the court may fix which shall be payable, which shall be payable by the parties. कौन पेमेंट करेगा उसकी? उनकी पेमेंट करेगी पार्टीज, विच शैल बी पेबल बाय द पार्टीज। ठीक है, और पेमेंट कैसे होगा? तो पेमेंट होगा इन सच प्रपोर्शन, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कितने प्रपोर्शन में किसको फीस पे करनी है। प्रपोर्शन एंड एट सच टाइम, एंड एट सच टाइम as the court may direct, as the court may direct. Is that clear? तो जितना कोर्ट डायरेक्ट कर दे उतनी फिर फीस क्या को देनी पड़ेगी? दोनों पार्टीज को देनी पड़ेगी। सच प्रपोर्शन एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट मे डायरेक्ट। द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस, cost or expenses as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion and at such time as the court may direct. Is that clear? आई बात समझ में आपको? सेक्शन 14 का ये दूसरा पार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेक्शन 14, और आज पूरा हमने सेक्शन 14A को डिस्कस कर लिया, और 14A के हमने चारों सब सेक्शंस को पूरी तरीके से समझ लिया। मैं आप सब लोगों को ये बात बोलूँगा कि आप सब लोग इस सेक्शन को एक बार बैराक से भी ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको इस सेक्शन में और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। राइट, सो आई रियली होप कि इस वीडियो के साथ सेक्शन 14 से रिलेटिंग अब आपको कोई डाउट नहीं रहा है। सेक्शन 14 आपको पूरी तरीके से क्लियर है, और सेक्शन 14 से पहले भी जितने हमने सेक्शंस किए हैं, 13 सेक्शंस जो हम लोगों ने पहले किए हैं इन वीडियोस में, वो सारे सेक्शंस भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देखिए, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नॉलेज को और एनहांस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।